हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पीएसबीज के निजीकरण को लेकर इसके पक्ष विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण कीजिए कि पिछले दशक के आर्थिक दबावों, कोविड महामारी संकट और अर्थव्यवस्था संबंधित मंदी को देखते हुए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये प्रश्न है। तो शुरुआत करते हैं कि ये टॉपिक डिस्कशन में क्यों है आखिर। तो आरबीआई की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जिसको कहा जाता है एफएसआर, ने बैंकिंग प्रणाली की स्थिति को लेकर एक सकारात्मक रुख अपनाया है। पिछले दशक के आर्थिक दबावों, कोविड महामारी संकट और अर्थव्यवस्था संबंधित मंदी को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बैंकिंग प्रणाली की प्रगति के दो संकेतक क्या हैं? कम एनपीए होना चाहिए और दूसरा साख वृद्धि दोगुनी होनी चाहिए। ये बैंकिंग प्रणाली की प्रगति के दो संकेतक हैं कि एनपीए कम से कम हो और साख वृद्धि दोगुनी हो, यानी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो डबल हो। कम एनपीए मीन्स पुनर्पूंजीकरण की लगातार स्थितियों ने बैंकों को अपने अधिकांश बैड लोन को बट्टे खाते में डालने अर्थात राइट ऑफ के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं। गौरतलब है कि राइट ऑफ किसी चीज के मान्यता प्राप्त मूल्य में कमी है। राइट ऑफ क्या होता है? तो राइट ऑफ किसी चीज के मान्यता प्राप्त मूल्य में कमी है। लेखांकन में यह किसी परिसंपत्ति के कम या शून्य मूल्य की मान्यता है। परिणाम स्वरूप वे अपने सकल एनपीए गैर निष्पादित ऋण को वर्ष 2017-18 में कुल अग्रिमों के 11% से कम करके वर्ष 2021-22 में 5.9% करने में सफल रहे हैं। इन बड़े बट्टे खाते में डालने के बाद भी अधिकांश बैंक पूंजी के सुविधाजनक स्तर को बनाए रखते हैं। साख वृद्धि दोगुनी हो, यह अगला बिंदु है कि बैंकिंग प्रणाली की प्रगति के दो संकेतक में साख वृद्धि दोगुनी होनी चाहिए। इसका मीन्स उस दशक के दौरान जब बैंक दबाव में थे, नॉन फूड बैंक क्रेडिट वृद्धि में गिरावट आई थी, जो वर्ष 2020 में केवल 6% तक पहुंच गई, जो 6 दशकों में सबसे कम बिंदु है। तब से क्रेडिट वृद्धि लगभग दोगुनी हो गई है। चिंताएं किस बात की हैं? तो पहली चिंता है कि जीडीपी वृद्धि को समर्थन देने में ऋण की भूमिका। इस ऋण के बहुत कम हिस्से का उपयोग बड़े पैमाने के उद्योग या निवेश के वित्त पोषण के लिए किया जा रहा है। अगला बिंदु क्या है? उद्योग को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों की अनिच्छा है। पिछले एक दशक में बैंकों ने उपभोक्ताओं को ऋण देने की बजाय उद्योग को ऋण प्रदान करने से स्वयं को दूर कर लिया है। यह चलन अभी भी जारी है। उदाहरण के तौर पर मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में उपभोक्ता ऋण में 13% की वृद्धि हुई है, जबकि उद्योग को दिए गए ऋण में केवल 8% की वृद्धि हुई है। अगला चिंता क्या है? उद्योग ऋण में एमएसएमई का पक्ष लेने वाले बैंक। उद्योग ऋणों का विस्तार छोटी फर्मों तक बढ़ा दिया गया है, जो महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा दी गई क्रेडिट गारंटी योजना से लाभान्वित हुए हैं। अगली चिंता, निजी क्षेत्र के निवेश को कम उधार देना। एक संबंधित समस्या यह है कि निजी क्षेत्र के निवेश के लिए बहुत कम उधार दिया गया है। पिछले एक वर्ष में बुनियादी ढांचे के लिए बैंक ऋण में 9% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2020 में 3% से अधिक है, किंतु यह मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजीगत व्यय से प्रेरित था। ये आरआरबीज में वित्तीय एवं परिचालन सुधारों की समीक्षा क्या है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी रीजनल रूरल बैंक्स में वित्तीय एवं परिचालन सुधारों की समीक्षा
आरआरबीज को वित्तीय रूप से स्थिर बनाने के लिए सरकार ने कई प्रकार के सुधार करने को कहा है। इनमें कुछ प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं कि पहला, आरआरबीज को डिजिटलीकरण की ओर बढ़ना चाहिए। दूसरा, एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अधिक कर्ज देकर अपने ऋण आधार का और विस्तार करना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबीज क्या होते हैं? तो आरआरबीज की स्थापना नरसिंहम समिति 1975 की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, तो नरसिंहम समिति 1975 में बनी थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम यानी आरआरबी एक्ट 1976 के तहत की गई है। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। आरआरबीज को वाणिज्यिक बैंकों की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के दायरे में लाया गया है। बड़ी फर्मों द्वारा निवेश के लिए इतना कम उधार क्यों दिया जाता है? ये प्रश्न ये है कि बड़ी फर्मों द्वारा निवेश के लिए इतना कम उधार क्यों दिया जाता है? तो दो चीज इसमें, मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष है। तो मांग पक्ष में क्या है? मांग के लिहाज से निजी क्षेत्र का निवेश करीब एक दशक से सुस्त है। 2000 के दशक के मध्य के उछाल और संकट की स्थिति ने फर्मों को अतिरिक्त क्षमता के साथ जिम्मेदारी दी, जिससे उन्हें अपनी उत्पादन सुविधाओं का विस्तार करने का कोई कारण नहीं मिला। इसके अलावा वैश्विक वित्तीय संकट ने अत्यधिक उधार द्वारा समर्थित महत्वाकांक्षी विस्तार के खतरों को दर्शाया था। परिणामतः अग्रणी फर्मों ने यह निष्कर्ष निकाला कि ऋण को कम करने की बजाय योजनाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना अधिक समझदारी होगी। अगला है आपूर्ति पक्ष। आपूर्ति पक्ष पर बैंकों ने समान सबक सीखा है। वर्ष 2004 से 2009 की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि एक अभूतपूर्व उधारी उछाल से प्रेरित थी। इसके बाद इनमें से कई ऋण बैड लोन में परिवर्तित हो गए, जिससे बैंक बैलेंस शीट पर उच्च स्तर का एनपीए हो गया। इन वित्तीय समस्याओं के परिणाम स्वरूप बैंक एक दशक तक ऋण के रास्ते में अधिक विस्तार करने में असमर्थ रहे। चुनौतियां क्या हैं? तो पहली चुनौती है सकारात्मक पक्ष के तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि फर्मों ने अंततः अपनी अतिरिक्त क्षमता का अधिकांश उपयोग कर लिया है। अगला, मौलिक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, यानी नकारात्मक पक्ष के तौर पर पिछले दशक की कठिनाइयों का कारण बनने वाली मूलभूत समस्याएं अभी भी हल नहीं हुई हैं। अगला चिंता की बात क्या है कि जोखिम में कमी के लिए कोई ढांचा नहीं, यानी जोखिम में कमी के लिए अभी भी कोई ढांचा नहीं है जो बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश के जोखिम को कम करेगा। विशेष रूप से महत्वपूर्ण एवं अत्यधिक संकट से ग्रस्त विद्युत क्षेत्र में जोखिम में कमी के लिए कोई ढांचा नहीं है। अब देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के निजीकरण की समीक्षा करते हैं। तो आरबीआई के नए बुलेटिन में चेतावनी दी गई है कि पीएसबीज का निजीकरण लाभ की तुलना में नुकसान अधिक कर सकता है। आरबीआई के नए बुलेटिन में चेतावनी दी गई है कि पीएसबीज का निजीकरण लाभ की तुलना में नुकसान अधिक कर सकता है। इसलिए आरबीआई ने सरकार से इस विषय पर सावधानी से विचार करने को कहा है। पीएसबीज के निजीकरण के खिलाफ आरबीआई के तर्क क्या है? तो निजी क्षेत्र के बैंकों के विपरीत पीएसबीज का एकमात्र लक्ष्य केवल अधिकतम लाभ कमाना नहीं है, साथ ही इसके उद्देश्यपरक कार्यों में वांछनीय वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को भी एकीकृत किया गया है। अगला, कमजोर बैलेंस शीट की आलोचना के बावजूद डेटा दर्शाते हैं कि पीएसबीज ने कोविड महामारी के संकट का अच्छी तरह से सामना किया था। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में पीएसबीज की श्रम लागत कुशलता अधिक है। नेक्स्ट,
हाल के वर्षों में पीएसबीज में बाजार का विश्वास अधिक बढ़ा है। अगला, गौरतलब है कि वर्ष 2020 में भारत सरकार ने 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों को का 4 बड़े बैंकों में विलय कर दिया था। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कम होकर 12 रह गई थी। निजीकरण की आवश्यकता क्यों है? आखिर देखा जाए तो पहला है कि पीएसबीज की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरे हैं, साथ ही इनकी बाजार हिस्सेदारी भी अधिक हो गई है। नेक्स्ट, पीएसबीज में सरकारी स्वामित्व की वजह से आरबीआई मुक्त रूप से अपनी विनियमन क्षमता और अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाता तथा बाधाओं का सामना करता है। अगला बिंदु इसी में है कि पिछले दशक के दौरान गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएज और परिचालन लागत बढ़ने के कारण अधिकांश पीएसबीज सभी प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में निजी क्षेत्र के बैंकों से पीछे रह गए हैं। अब किया क्या जा सकता है? तो पहला, इसमें हमें स्वयं बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में गहन संरचनात्मक सुधारों यानी बुनियादी ढांचे के लिए तंत्र, समाधान प्रक्रिया आदि की आवश्यकता है। यदि ये सुधार कार्यान्वित नहीं होते हैं तो ऋण, निवेश और अंततः आर्थिक सुधार एवं विकास में कमी जारी रह सकती है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? बैंकिंग क्षेत्र की एक स्वस्थ बैलेंस शीट आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक किंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या बैंक एवं फर्म एक बार फिर उद्योग और बुनियादी ढांचे में निवेश का जोखिम उठाने को तैयार होंगे। तो इस वाले आर्टिकल से हमने कुछ एक दो जो फैक्ट हैं वो ध्यान रहे कि राइट ऑफ क्या होता है। राइट ऑफ यानी WRITEOFF, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ किसी चीज के मान्यता प्राप्त मूल्य में कमी है, एक चीज। अगला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, RRBs जो है, रीजनल रूरल बैंक्स, इनकी स्थापना नरसिंहम समिति 1975 की सिफारिश के आधार पर की गई थी और RRB एक्ट आया था 1976 में। तो नरसिंहम समिति 1975 की सिफारिश के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी और एक एक्ट आया था जिसको कहा जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। तो इस आधार पर RRBs की स्थापना की गई थी। तो फैक्ट की बात थी जिसको हमने देखा। फिर एक आर्टिकल और है कि एनर्जी पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं। तो पॉवर्टी गरीबी होती है, यह एनर्जी पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं। और भारत में एनर्जी पॉवर्टी के कारणों एवं प्रभावों तथा इससे निपटने के लिए कुछ उपायों पर चर्चा कीजिए। तो इसका जो आर्टिकल है उसको हम पढ़ते हैं कि एनर्जी पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं। भारत में एनर्जी पॉवर्टी के कारणों एवं प्रभावों तथा इससे निपटने के लिए कुछ उपायों पर चर्चा कीजिए। ये टॉपिक डिस्कशन में क्यों है? तो जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने एनर्जी पॉवर्टी के मुद्दे और साधनहीन वैश्विक दक्षिण और समृद्ध वैश्विक उत्तर के लिए समान ऊर्जा पहुंच की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें? तो ऊर्जा किसी भी सभ्यता का इंजन होती है। वर्तमान में पर्याप्त एवं किफायती स्रोतों तक पहुंच पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। सिर्फ दक्षिण एशिया में 1 बिलियन से अधिक लोग ऊर्जा की अत्यंत सीमित पहुंच के साथ संघर्ष कर रहे हैं। अकेले लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में लगभग 3 अरब लोग एनर्जी पॉवर्टी के दायरे में आते हैं। 3 अरब लोग एनर्जी पॉवर्टी के दायरे में आते हैं लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में मिला करके। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण यूरोप और अन्य भागों में एनर्जी पॉवर्टी का जोखिम भी बढ़ गया है। ये एनर्जी पॉवर्टी होता क्या है? तो एनर्जी पॉवर्टी, जिसे फ्यूल पॉवर्टी के रूप में भी जाना जाता है, को आमतौर पर 2 तरह से परिभाषित किया जाता है। पहला, ऊर्जा अभिगम्यता यानी एनर्जी एक्सेसिबिलिटी, यानी बिजली तक पहुंच की कमी।
एनर्जी पॉवर्टी मीन्स क्या? पहला अर्थ इसका मीनिंग हम निकाल सकते हैं कि बिजली तक पहुंच की कमी, ऊर्जा अधिगम्यता यानी एनर्जी एक्सेसिबिलिटी, ये कमी है इसमें, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी पॉवर्टी है। दूसरा ऊर्जा वहनीयता यानी एनर्जी एफोर्डेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी यानी अक्षम एवं प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों जैसे ठोस बायोमास को जलाने पर घरेलू निर्भरता। एक बिंदु है कि विद्युत भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है। एक बार ध्यान रहे कि विद्युत किसका विषय है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में विद्युत को रखा गया है, इलेक्ट्रिसिटी को रखा गया है। भारत में विद्युत क्षेत्र विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत आता है। तो विद्युत अधिनियम कब आया था? तो 2003 में आया था और विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में अंतिम बार विद्युत प्रशुल्क नीति को अधिसूचित किया था। इस नीति में 4E पर बल दिया गया है, यानी सभी के लिए बिजली, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, सस्ती दरों के लिए दक्षता प्राप्त करना, एफिशिएंसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगला पर्यावरणीय, एनवायरमेंटली। भारत में एनर्जी पॉवर्टी के कारण क्या है? तो पहला ऊर्जा बुनियादी ढांचे की कमी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा संसाधनों को पहुंचाने के लिए बिजली संयंत्रों, पारेषण लाइनों, भूमिगत पाइपलाइनों जैसे आधुनिक ऊर्जा बुनियादी ढांचे की कमी के कारण एनर्जी पॉवर्टी की स्थिति उत्पन्न होती है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश नाइजीरिया बिना बिजली के रहने वाले लोगों की संख्या में भारत के बाद दूसरे स्थान पर है। प्राकृतिक गैस के भंडारण एवं वितरण हेतु बुनियादी ढांचे के अभाव में नाइजीरिया के तेल क्षेत्रों में उत्पादित प्राकृतिक गैस का अधिकांश भाग जल जाता है। अगला कारण क्या है? वहनीयता का अभाव, यानी कि एफोर्डेबिलिटी जो है वो नहीं है। इस कारण से भी भारत में एनर्जी पॉवर्टी को देखा जा सकता है। यानी परिवार जो आय एवं विकास के मामले में निचले स्तर पर होते हैं, वे ऊर्जा उपभोग के मामले में भी सबसे नीचे होते हैं। वे सस्ते एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध ईंधन का उपयोग करते हैं जो बहुत स्वच्छ या कुशल नहीं होते हैं। अगला कारण क्या है भारत में एनर्जी पॉवर्टी का? तो ऊर्जा की अक्षमता, अर्थात ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उपयोगी ऊर्जा का अनुपातहीन रूप से उच्च नुकसान एनर्जी पॉवर्टी का एक प्रमुख कारक है। जब ऊर्जा दक्षता सूचकांक के स्कोर में 1 अंक की वृद्धि होती है तो ऊर्जा गरीबी दर में 0.21 की गिरावट आती है। इस प्रकार ऊर्जा गरीबी में ऊर्जा दक्षता का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। अगला गवर्नेंस। विद्युत क्षेत्र का सही तरीके से नियोजित न होना, उच्च पारेषण एवं वितरण हानि। अगला भू राजनीतिक तनाव, भू राजनीतिक अस्थिरता वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में गड़बड़ी का परिणाम है। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भारत का तेल आयात बिल बढ़कर $119 बिलियन हो गया था, क्योंकि रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि हुई थी। अब देखिए विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा करते हैं। विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा। तो ऊर्जा पर संसदीय समिति ने भारत में विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा की है। इस समिति ने इस मामले में पूरे देश में एकरूपता लाने की सिफारिश की है। राज्यों की अलग अलग प्रशुल्क दरों की बजाय तार्किक रूप से उचित प्रशुल्क दरों का निर्धारण किया जाना चाहिए। साथ ही प्रशुल्क दरों में एकरूपता लाई जानी चाहिए। विद्युत संयंत्रों के कम उपयोग के कारण दक्षता में कमी आई है।
समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि लगभग 21% के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। परिणामतः निश्चित समय के अंतर्गत सुधारों को लागू किया जाना चाहिए और इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए। पारंपरिक विद्युत संयंत्र विद्युत क्षेत्र का आधार बने रहेंगे, अतः कार्बन कैप्चर तकनीक के माध्यम से उत्सर्जन को सीमित किया जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने और अपने अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रशुल्क नीति में संशोधन किया जाना चाहिए। अब एनर्जी पॉवर्टी का प्रभाव क्या है? तो पहला आर्थिक प्रभाव है, फिर स्वास्थ्य पर प्रभाव है, फिर तीसरा पर्यावरणीय प्रभाव है, फिर राजनीतिक प्रभाव है। तो आर्थिक प्रभाव क्या है? ऊर्जा तक पहुंच की कमी के कारण लोगों के जीवन स्तर एवं उत्पादकता में कमी आई है। यह गरीब लोगों को विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों में ऊर्जा संसाधनों पर धन और समय के बढ़ते खर्च के कारण गरीबी के दुष्चक्र में फंसता है। उदाहरणतः अफ्रीका में लगभग 30% आबादी के पास बिजली की पहुंच नहीं है। तो ये फैक्ट मिला कि अफ्रीका में लगभग 30% आबादी के पास बिजली का पहुंच नहीं है, यानी वहां पर एनर्जी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो एनर्जी पॉवर्टी का मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इंडोर प्रदूषण, स्वच्छ पानी तक पहुंच की कमी आदि के कारण शिशु मृत्यु दर आदि में वृद्धि होती है। WHO के अनुसार बायोमास के उपयोग के कारण कम आय वाले देशों में इंडोर प्रदूषण प्रति वर्ष अनुमानित 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। इसी तरह ठंडे देशों में यह सर्दियों में होने वाली मौतों और अन्य स्वास्थ्य चिंताओं का कारण बनती है। यह अनुमान लगाया गया है कि घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होने वाली वार्षिक वैश्विक अकाल मृत्युओं में से केवल या प्रत्येक 4 में 1 भारत में होती है। फिर पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो एनर्जी पॉवर्टी अक्सर सामर्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण ऊर्जा उपयोग और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उपायों को शुरू करने में बाधा के रूप में कार्य करती है। राजनीतिक प्रभाव क्या है? तो लंबी अवधि में सामाजिक अशांति के जोखिम के साथ बेरोजगारी, गरीबी आदि के कारण राष्ट्र के स्वायत्त विकास पर इसके गंभीर परिणाम होते हैं। उदाहरण में फ्रांस में येलो वेस्ट मूवमेंट मुख्य रूप से ईंधन की बढ़ती कीमतों से प्रेरित था। अब देखें कि एनर्जी पॉवर्टी का इनकम पॉवर्टी से क्या अंतर संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी पॉवर्टी एंड इनकम पॉवर्टी? तो जो हमने प्रभाव देखे, आर्थिक प्रभाव, स्वास्थ्य पर प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, तो इन प्रभावों को दुनिया भर में सार्वभौमिक रूप से महसूस किया जाता है, किंतु भारत जैसे विकासशील देशों में गंभीरता अधिक प्रमुख है। कम क्रय शक्ति और प्रचलित विकासात्मक अंतर के साथ संयुक्त एनर्जी पॉवर्टी इस मुद्दे को जटिल बनाती है। एनर्जी पॉवर्टी को इनकम पॉवर्टी के पहलुओं में से एक माना जाता है। बिजली जैसे ऊर्जा सेवाओं का प्रावधान देश में औद्योगिक और कृषि विकास को सुविधाजनक बनाता है। इस तरह की वृद्धि और विकास रोजगार के बड़े स्तर और उद्यमशीलता के अवसरों के संदर्भ में आजीविका के अवसरों को बढ़ाते हैं। गरीब परिवार, शहरी एवं ग्रामीण दोनों, गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों की तुलना में कुल खर्च का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा ईंधन प्राप्त करने में खर्च करते हैं। अब देखिए कि एनर्जी पॉवर्टी को कम करने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं। तो पहला, वैश्विक अंतर सरकारी संगठन, G20 और ब्रिक्स जैसे शक्तिशाली मंचों को ऊर्जा पहुंच, गरीबी एवं सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। वैश्विक अंतर सरकारी संगठन स्थापित किया जाना चाहिए जो सिर्फ ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा न्याय और जलवायु परिवर्तन के लिए समर्पित हो। फिर प्रभावी नीति निर्माण के लिए डेटाबेस का निर्माण, नीति निर्माताओं एवं अन्य प्रासंगिक हितधारकों की सुविधा के लिए ऊर्जा, आय और लैंगिक असमानता के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से स्थापित करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच ऊर्जा अंतर को पाटने के लिए घरेलू एवं सामूहिक मतभेदों का डेटा एकत्र करना महत्वपूर्ण है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर ध्यान केंद्रित करना, यह अगला उपाय हो सकता है। तो ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी परियोजनाएं भी कम विकासात्मक रणनीतियों में सकारात्मक योगदान दे सकती हैं और देश की कामकाजी आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं। अगला, मजबूत संस्थागत तंत्र, भारत में घरों को ऊर्जा कुशल मशीनरी एवं सब्सिडी प्रदान करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र
विनिर्माण क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र एवं वित्त क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंध आवश्यक है। अगला, नवाचार और अनुसंधान। सभी के लिए लागत प्रभावी और बिजली की विश्वसनीय पहुंच के लिए नए और सस्ते ऊर्जा संसाधनों एवं प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। व्यापक दृष्टिकोण रखें। इन्हें स्थलाकृति और संसाधन की कमी की बाधाओं को दूर करने के लिए ऑफ ग्रिड, मिनी ग्रिड, राष्ट्रीय और वैश्विक ग्रिड समाधानों का उपयोग करना। ये बातें हमने पढ़ी कुछ एनर्जी पॉवर्टी के बारे में। अब कुछ और चीजें अगर हम देखना चाहें, कुछ बातें अगर मिले हैं, तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।